गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट में केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते। पार्लियामेंट के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। करेक्ट। हमने ये भी बोला था कि भैया जो एक्चुअल पावर होती है वो तो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल के पास होती है। करेक्ट। और सारे मेजर गवर्नमेंट डिसीजंस वही लेते हैं। सारे जो डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर फाइनल साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं कंट्री में अप्लाई करने से पहले। ये 2-3 बेसिक लर्निंग है। करेक्ट। यस मैम। तो आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है। परहैप्स जो हमने अभी पढ़ा था ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, जो एक डिसीजन था मंडल कमीशन का, हमने देखा था कि ये जो डिसीजन था इट वाज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल। करेक्ट। यस मैम। तो ये हो सकता है कि तुम ये सोचो कि पार्लियामेंट का तो कोई रोल ही नहीं था, इसलिए पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं होती। करेक्ट। यस बट मैम। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि पार्लियामेंट बिगर सेट है, गवर्नमेंट उसके अंदर एक सबसेट है। यानी हमारे कंट्री में जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग गवर्नमेंट को चला भी रहे होते हैं, क्योंकि उनको दूसरा पावर भी दिया जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट का रोल नहीं है। पार्लियामेंट का काम क्या है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो वो पार्लियामेंट में पहले डिस्कस की गई थी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर made a decision was not directly taken in parliament, but parliamentary discussions and the report influence and shape the decision of the government. यानी प्राइम मिनिस्टर ने जब कोई डिसीजन लिया होगा तो किसी बेसिस पर ही लिया होगा, किसी से सुना होगा, कहीं डिस्कशन हुआ होगा। तो वो जो डिस्कशन कमेटीज का होता है, तो पार्लियामेंट कंट्री की डिस्कशन फोरम है। तो जब भी कोई इंसान कोई लॉ या कोई चीज लेके आता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट में बैठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके ऊपर पहले प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। यही तो डेमोक्रेसी की पहचान है ना, कि डेमोक्रेसी में सारे डिसीजंस डिस्कशन से होते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, कंट्री का डिस्कशन फोरम है। वहां बैठकर लोग बातचीत करते हैं, चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन उन्हें लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, ये डिपेंड करता है सबके डिसीजन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जब मंडल कमीशन का डिसीजन लिया गया था, अगर उस वक्त पार्लियामेंट में वोट किया जाता और लोग इसको नेगेटिव कर देते, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इसे लगा सकते थे? नो मैम। नहीं। वोटिंग तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भैया वोटिंग तो पॉजिटिव इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तो 300 ही कैंडिडेट वहां बैठे थे, है ना। और 545 में तो, लेकिन फिर भी वोटिंग तो हुई ना, पार्लियामेंट की वोटिंग कहलाएगी। भले ही उसमें 300 मेंबर पीएम के ही थे, लेकिन फिर भी वोटिंग तो हुई। अगर वोटिंग में बाई चांस पीएम के अपने 10, 20, 50 मेंबर डाउन कर देते, इसको प्रोजेक्ट कर देते, तो क्या पीएम अकेले इसको लगा सकते थे? नो मैम। नहीं लगा सकते थे। तो इस पूरे को पार्लियामेंट की पावर ही कहा जाएगा कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और उसका जो डिस्कशन का जो रिजल्ट होता है वही माना जाता है। तो पार्लियामेंट में जब कोई लॉ पास होता है वही लॉ फाइनल माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई लॉ पास नहीं कर सकता। एट मैक्स प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है कि उसकी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको बोले कि तुम इस लॉ को में हाथ उठाना। तो अगर वो उठाएंगे और प्राइम मिनिस्टर अगर मेजोरिटी में रहेगा, उसके पास ज्यादा लोग रहेंगे, तो उसकी लॉ पास हो जाएगी, है कि नहीं। तो वो तो हर गवर्नमेंट के साथ होता है। जो भी इंडिया में गवर्नमेंट बन के आती है, अगर उसके बहुत सारे कैंडिडेट पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो वो लॉ पास करा लेते हैं, है ना। तो ये तो लूप होल है हमारे सिस्टम का। लेकिन जो एक्चुअल बात ये है कि बिना पार्लियामेंट के पास किए कोई लॉ, क्या लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता। पार्लियामेंट को तो लॉ बनाती है। तो हमारे पार्लियामेंट के जो काम है उसे हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है। समराइज कैसे करेंगे? ऐसे 1 2 3 में लिखा है और आपको यही याद करना है, खिचड़ी दिमाग में नहीं रखनी। पहला काम ये है कि पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी, यानी कंट्री में केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। ना तो प्राइम मिनिस्टर लॉ बना सकता है, यानी ना तो एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकता है, और ना ही जुडिशरी लॉ बना सकती है। लॉ केवल कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। केवल पार्लियामेंट ही नए लॉ बना सकती है वोटिंग के बाद, और केवल पार्लियामेंट ही जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको चेंज भी केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। करेक्ट।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्लियामेंट कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट को रन करते हैं उनको, यानी जब भी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं, उन्हें पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है अपना ढेर सारा काम। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स को पैसे की जरूरत है, तो ये बिल भी ये पार्लियामेंट से ही पास कराएंगे। देखा होगा कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के लोग खड़े खड़े होकर गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, तो ये भी पार्लियामेंट का क्या है, कंट्रोल ही है कि पार्लियामेंट में जितने भी एमपी बैठे हुए हैं उसमें सारे तो गवर्नमेंट के होंगे नहीं, 545 एमपी बैठे हुए, तो एट मैक्स 250 275 उसके उनके होंगे जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, और बचे हुए ऑपोजिशन के होंगे। तो जो ऑपोजिशन वाले एमपी होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्यों अभी सड़क नहीं बनाया, आपने बोला था कि आप 2022 तक गरीबी हटा देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्यों नहीं किया, समझ गए। तो Yes, ma'am. पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, क्या बात सही है। तो ये स्टेटमेंट को अजीब सा नहीं लिखना है कि पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहा है उसको पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी के सवालों के जवाब देने होंगे, वरना जनता वोट नहीं देगी, सिंपल है। और ये प्रोसेस है कंट्री का कि तो पार्लियामेंट में जो एमपी बैठे हुए हैं उनका यही काम है, आधों का काम है गवर्नमेंट को चलाना और बचे हुए का काम है एज अ ऑपोजिशन उनकी कमियों को जनता के सामने लाना, समझ गए। तो बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में अंदर गवर्नमेंट बैठी है और ऑपोजिशन भी अंदर ही बैठा है, करेक्ट, और ये दोनों मिलके बनते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के जो लोग हैं, यानी पार्लियामेंट में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बैठे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इलेक्टेड मेंबर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट है और जो कंट्री को चलाते हैं वो एक दूसरे में ही मिले हुए हैं, अलग अलग बॉडी नहीं है। यानी हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर खड़ा होगा लोकसभा में तो उसको ऑपोजिशन के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लॉ भी बना सकता है, समझ गए। यही बात मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, पार्लियामेंट जो है वो सारी मनी को भी कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट के पास में है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद कोई पैसा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट को लॉ पास करा के वो पैसा पार्लियामेंट फंड, जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसके लिए पार्लियामेंट का सैंक्शन जरूरी है कि अगर पार्लियामेंट के जब तक नहीं चाहेगी तब तक गवर्नमेंट उस पैसे को यूज नहीं कर सकती, समझ गए। तो ये भी पार्लियामेंट का राइट होता है कि वो मनी को भी कंट्रोल करती है, इसलिए नहीं, वरना कल को एक पार्टी आई और सारा पैसा उड़ा के भाग गई कंट्री का, तो ये भी तो हो सकता है। इसीलिए पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसमें पार्लियामेंट में एक लॉ पास कराना होता है जो भी गवर्नमेंट कंट्री को रन कर रही उसे, और फिर उस पर डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करना पड़ता है कि नहीं। देखो अभी बजट आया था 2-3 दिन पहले, तो ये सब काम रनिंग गवर्नमेंट को करना पड़ता है, अपना बजट पेश करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है पैसा निकलवाने के लिए पार्लियामेंट से, ठीक है। आई विल बी बैक इन अ मिनट, ठीक है, कोई डोर पर है। ठीक है, ओके। उसके अलावा मैंने अभी भी बताया था कि पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन का, करेक्ट। यहाँ पर पे ही बैठ करके लोग डिस्कशन और डिबेट करते हैं, यहीं पर ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होगी, और पार्लियामेंट ही इंफॉर्मेशन लेती है गवर्नमेंट के सारे लोगों से, या बाकी जो भी डिस्कशन पार्लियामेंट में होते हैं
उसका जो रिजल्ट होता है वही अप्लाई होता है गवर्नमेंट में, करेक्ट। यानी प्राइम मिनिस्टर को वही काम करना पड़ता है जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करे, ठीक है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल क्यों होता है? सिंपल रीजन, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग उसके अपने ही पार्टी के होते हैं, इसीलिए वो हर चीज में उसको वोट मिल जाता है, क्योंकि सारे जो एमपी है वही इन अ वे वही पार्लियामेंट का पार्ट है और वही लोग मिनिस्टर्स भी है, दो काम है ना उनके पास। तो जब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं अगर मेजोरिटी में हुए, और इसका फायदा गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो लॉ भी बना लेती है और उसी लॉ को लगा भी लेती है, करेक्ट। क्लियर है Yes, ना ये ma'am. कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. तो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस क्या है पार्लियामेंट के, पता है? मैम लोकसभा राज्यसभा. करेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा के दो और नेम है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। स्टेट्स क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, करेक्ट। यस मैम। स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब यूपी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एमपी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, और लोकसभा वहां है जहां पे लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो हम लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं क्योंकि पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, और राज्यसभा में वो लोग बैठते हैं जिन्हें तुम्हारे चुने हुए लोगों ने चुना है, क्योंकि वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोग राज्यसभा में यूपी को रिप्रेजेंट करने वाले, एमपी को रिप्रेजेंट करने वाले, ऐसे करके 28 स्टेट्स और 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वहां बैठे होते हैं, ठीक है। और वो अपने स्टेट्स की जो डिमांड्स है वो रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमारे राज्य को ये चाहिए, आसाम को ये चाहिए, हिमाचल को ये चाहिए, समझ गए। तो काउंसिल ऑफ Yes, स्टेट्स ma'am. का मतलब है एक हाउस ऐसा है जिसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा हाउस है जिसमें लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हैं जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, समझ गए। तो एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ पीपल। क्लियर है नेम? हाउस ऑफ पीपल क्यों मैम बोलते हैं? मैम राज्यसभा में हर एक स्टेट में एक एक राज्यसभा होता है ना. राज्यसभा में हर एक स्टेट्स को 2 सीट दी गई है शायद, हर एक स्टेट का एक नहीं होता है। हर एक स्टेट का शायद 2 मेंबर अलाउड है ओके राज्यसभा में। मैम. हर एक स्टेट का 2 है, फिर बची हुई सीट्स में कुछ ऐसा भी है कि साइंस में जिन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया हो, जिन्होंने अपनी फील्ड में एग्जाम्पलरी किया हो, तो 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और हर एक स्टेट्स के और उनको मिला करके 2 है जो स्टेट्स के मेंबर होते हैं, यानी हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और आई थिंक शायद बची हुई सीट्स पर शायद इलेक्शंस वगैरह होते हैं जिनमें एमएलए लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो उनको चुनते हैं वो सब मिलके पूरा राज्यसभा बनता है। बट डायरेक्ट पीपल का कोई कांटेक्ट नहीं होता, और इस चैम्बर का नाम रखा गया हाउस ऑफ स्टेट्स, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है यहाँ पर बैठे हुए लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, उस स्टेट के डिमांड्स और उस स्टेट्स के राइट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोकसभा में जो लोग बैठे हैं वो तो हमारे राइट्स के बारे में बात करेंगे कि पब्लिक को ये चाहिए था, सड़क चाहिए क्यों नहीं दिया, बिजली चाहिए क्यों नहीं दिया। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बैठे लोग ये बात करेंगे कि आपने बोला था कि हमको 4000 करोड़ मिलेगा, अपने स्टेट को चलाने का क्यों नहीं दिया, है ना, समझ Yes, गए। ma'am. तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे होंगे, असम, अरुणाचल, हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठते हैं। क्लियर है? ओके। Yes, ma'am. तो प्रेसिडेंट और इनके नाम भी याद रखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोला जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में नाम है हाउस ऑफ पीपल, हिंदी में नाम है लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, बताया था, ओके। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, तो किसको कितनी ज्यादा पावर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंपैरेटिवली एक और नाम है बेटा, अपर चैम्बर राज्यसभा को बोलते हैं। तो राज्यसभा के 2 नाम है, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हिंदी का ही नाम है, स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, करेक्ट। तो राज्यों की जो सभा है उसी को तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। तो ये ट्रांसलेशन टाइप से समझ लो कि स्टेट्स की जो काउंसिल है यानी राज्यों की जो सभा है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। लोक का मतलब होता है पीपल,
तो लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है और राज्यसभा को अपर चैम्बर या अपर हाउस भी बोला जाता है। यानी राज्यसभा अपर हाउस है क्योंकि वो लोगों को, लोअर लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और लोकसभा लोअर चैम्बर है क्योंकि वो लोगों, लोअर जो बॉटम के लोग हैं, पीपल है, उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है लोकसभा से। अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में लोकसभा कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। ठीक है, मोस्ट मैटर्स में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। तो अगर पूछे कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा पावर किसके पास है? तो किसके पास है? मैक्सिमम मैटर में ज्यादा पावर लोकसभा के पास लोकसभा। होती है। ठीक है, यस मैम। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है तो उसको दोनों हाउस में पास होना होता है। राज्यसभा में जाएगा पहले, तो पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा। अगर वो बिल लोकसभा में उठाया गया है तो पहले लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा। समझ गए? तो कुल मिलाकर के कोई भी बिल है उसको एक्ट या लॉ बनने से पहले दोनों सदनों में पास करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट का साइन लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों हाउस में डिफरेंस है। अगर दोनों हाउस के लोग में एक हाउस के लोग मना करते, उस बिल को बार बार पास नहीं करते, मान लो लोकसभा राज्यसभा में झगड़ा हो गया, राज्यसभा वाले जो बिल भेज रहे हैं लोकसभा वाले उसको पास ही नहीं करते, कह रहे हैं नहीं करेंगे इनका लॉ पास। उसी तरह लोकसभा वाले लोग जो बिल बार बार पास करके भेज रहे हैं उसको राज्यसभा वाले पास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर एक जॉइंट सेशन रखा जाएगा, सारे लोग को मिला के वोटिंग कराई जाएगी। कौन जीतेगा वोटिंग में? लोकसभा। लोकसभा, क्यों? क्योंकि उसके मेंबर ज्यादा। मेंबर्स ज्यादा है। ऑब्वियस है। तो इसका क्लियर मतलब क्या है? ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि गलती थोड़ा ना हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन वालों से कि उन्होंने बोला है कि ज्वाइंट सिटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा। उनको भी पता है कि लोकसभा में हमने 545 मेंबर रखे हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर रखे हैं, तो ऑब्वियसली जब ज्वाइंट वोटिंग कराई जाएगी तो 545 मेंबर वाले लोग जीत जाएंगे। तो यानी यस मैम। अल्टीमेटली पावर किसको ज्यादा दे दी गई है? लोकसभा। लोकसभा। समझ गए? तो यस मैम। लोकसभा के पास ज्वाइंट सिटिंग में भी तो याद क्या रखना है, इतना सब ज्ञान नहीं याद रखना है, वो समझने के लिए याद ये रखना है कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, इन केस लड़ाई हो गई, दोनों ही में से कोई बिल पास नहीं कर रहा है, तो जीतेगा कौन? लोकसभा, क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में लोकसभा के पास पावर आ जाएगी। दूसरा है कि मनी मैटर में भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। समझ गए? मतलब मनी से रिलेटेड जो बिल है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। समझ गए? यस मैम। बट मैम अगर कोई राज्य पैसे मांगता है तब क्या होगा? वो सब भी गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी जो बिल है मनी रिलेटेड, राज्य पैसे मांगता, फाइनेंस कमीशन का मैटर है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि राज्यों की क्या क्या डिमांड होती है, एग्जैक्टली वही डिमांड बिल में नहीं आती है। वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कितना दिया जाएगा, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते। मतलब एट मैक्स उसको आप डिले कर सकते हो, हड़ताल हड़ताल कर सकते हो, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो लोकसभा जो है वो ज्यादा पावर एक्सरसाइज करती है मनी मैटर्स में, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। यानी जो पैसे से रिलेटेड बात है वो राज्यसभा में कोई नहीं उठा सकता, वो उठाने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। समझ गए? दूसरा, अभी अभी बजट आया था 2 दिन पहले, करेक्ट, जिसमें किसी को टैक्स में छूट नहीं दी गई सबको। तो जो बजट होता है और कोई भी मनी रिलेटेड पावर लॉ होता है, अगर ये लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी फाउंडेशन राज्यसभा के ऊपर। यानी कोई नॉर्मल बिल होगा तो अगर वो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा के मेंबर चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं उस बिल को, लेकिन तब उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगी, तब भी जीत जाएगी लोकसभा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मनी से रिलेटेड बिल है तो उसको राज्यसभा वाले केवल डिस्कस कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो यानी लोकसभा में कोई मनी रिलेटेड बिल पास होगा तो उसे राज्यसभा को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्यों? और इतनी पावर क्यों दी गई है लोकसभा को? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। जिन लोगों को लोगों ने वोट करके बैठाया है लोकसभा में, उन लोगों के पास ऑब्वियसली ज्यादा पावर होनी चाहिए। करेक्ट? तो सिंस लोकसभा के मेंबर्स पब्लिक वोटिंग से जाते हैं तो उनके पास उनको ज्यादा पावर दी गई है, क्योंकि वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। समझ गए? सबसे बड़ी बात, लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सही बात है, क्योंकि लोकसभा में बैठे हुए मेंबर ही ऑलमोस्ट मिनिस्टर्स भी होते हैं।
तो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जो है वो कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु ये देखो यहाँ लिख दिया है, ओनली अ पर्सन हु एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो यानी लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती है। एक इंसान जिसको लोकसभा के मेंबर में मैक्सिमम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते होंगे, यानी लोकसभा में अगर 545 मेंबर बैठे हैं, उसमें से 545/2 यानी लगभग 275 से ज्यादा लोग जिस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते होंगे वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यानी उस सबसे ज्यादा पावरफुल वही हो जाएगा, क्योंकि उसको 275 लोगों का सपोर्ट भी मिला हुआ है। पार्लियामेंट का जब भी कोई बिल आएगा तो ये सारे उसे सपोर्ट करेंगे, तो ये लॉ भी आसानी से पास करा ले जाएगा। और ये मनी बिल भी इंट्रोड्यूस करा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी बिल के मैटर में राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, वो उसे डिलीट ही नहीं कर सकते, वो उसे रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। और यही रीजन है कंट्री का जो सबसे बड़ा एक्ट है आधार एक्ट, जिसके चलते सबको आधार बनाना मैंडेटरी था, वो एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। समझ गए? देखो कहां तक जाता है चालाकी इनकी। उनको पता है कि मनी बिल में राज्यसभा के लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने आधार को क्या किया, क्योंकि राज्यसभा में जितने मेंबर्स थे उसमें बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, तो उनको पता था कि अगर हमने इसको एज अ मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस करा तो जब ये राज्यसभा में जाएगा बिल तो ये लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि राज्यसभा में जितने मेंबर बैठे हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते थे, तो बीजेपी के बिल पे वो तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, तो ये बिल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने चालाकी करी, लोकसभा के पास एक ही पावर एक्स्ट्रा है, कौन सी? अगर ज्वाइंट सिटिंग होती तब भी कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि बीजेपी के 300 मेंबर हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे हमेशा काम आएगा। बीजेपी के 300 मेंबर है मान लो 545 में से, फिर भी 245 तो मान लो कांग्रेस के हैं, तो 245 ये लोग ज्वाइंट सिटिंग में और राज्यसभा के 245, टोटल कितने हो गए? 450, 490, 300 से तो मान लो इसमें से कुछ होंगे भी बीजेपी के, तब भी एक चांस ऑफ डाउट बनता है कि क्या पता मेरे 450 हो और सामने वाले के भी 450 हो जाए, 440, है ना। तो क्या पता ज्वाइंट सिटिंग में, क्योंकि लोकसभा में पूरे के पूरे 545 तो है नहीं बीजेपी के, और राज्यसभा में अगर कम मेंबर है तो हो सकता है कि ज्वाइंट सिटिंग में एक आधे वोट से हार जाए। तो इस कंफ्यूजन के चलते ये रिस्क गवर्नमेंट ने नहीं लिया, तो क्या किया, जो बिल था उसको क्या इंट्रोड्यूस किया, एज अ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल पैसे से रिलेटेड बिल है और उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। तो उस बिल पे बहुत लोगों ने हल्ला वल्ला मचाया कि भाई ये तो मनी बिल है ही नहीं, आधार कैसे मनी हो, मनी से रिलेटेड मैटर हो गया, आधार तो आइडेंटिटी से रिलेटेड मैटर है। फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, एज अ मनी बिल पास कर दिया और सबका आधार है आज। समझ गए? तो मैंने लाइव एग्जांपल दिया जस्ट टू प्रूव के ये सारी चीजें कैसे मैनिपुलेट की जाती है। अब और क्या हो सकता है, अगर मेजोरिटी मेंबर लोकसभा के ये कह दे कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है मिनिस्टर्स में, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करना पड़ेगा। समझ गए? यस मैम। ये पढ़ करके आना कि लोकसभा में पूरा एक दिन कैसे बीतता है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इससे फंक्शनिंग समझ आएगी। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स। सबको क्लियर है ना पार्लियामेंट की यस पूरी मैम। फंक्शनिंग? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ लो। ओके, अब बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। हमने अभी अभी बात करी थी ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम मंडल कमीशन वाले, और हमने ये नोट किया था कि ये जो डिसीजन था ये प्राइम मिनिस्टर ने लिया था, करेक्ट? यस मैम। यस 10 बार आ चुकी है बात अब तक, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो डिसीजन उसने अकेले नहीं लिया था, किसके साथ लिया था, उसकी अपनी कैबिनेट के कैबिनेट के साथ। साथ यस में, कैबिनेट जिसको मिनिस्टर। लोकसभा में सपोर्ट मिला था। यानी ये डिसीजन एक तरह से प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरे एमपीज ने मिलकर लिया होगा, करेक्ट? पीएम प्लस जितने भी एमपी उसके बैठे हुए हैं लोकसभा में, उन सब ने मिलकर डिसीजन लिया होगा, तभी वो मेजोरिटी में आए, तभी पास हुआ और तभी लगाया गया। क्लियर है? ये यस सारे मैम। लोग जो प्राइम मिनिस्टर और उसके गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, इनको क्या बोलते हैं, एमपी या एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव।
ये एमपी हैं, लेकिन ये रोल अभी कौन सा प्ले कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का। यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर के साथ एमपी वर्ड नहीं ऐड करना है। जितने भी लोग पार्लियामेंट में जाते हैं वो सारे ही एमपी होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, करेक्ट। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो मेजोरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट भी चला रहे होते हैं, और इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। क्लियर है कि नहीं? और इनका जो हेड होता है वो होता है पीएम। ये बात कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो यानी कि 275 से 280 लोग जितने भी हो मेजोरिटी में, उन सबके पास दो पोर्टफोलियो हैं, वो एमपी भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी हैं, करेक्ट। यस दो मैम। तरह के काम करते हैं वो, ठीक है। ओके, ये जितना याद रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो जो लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वही तो गवर्नमेंट भी है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होता है ना, तो यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गवर्नमेंट के हेड भी हैं, यानी पीएम भी है, और एट द सेम टाइम वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। किसी को डाउट है क्या कोई? मैम एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव ही होता है पीएम बेटा। एग्जीक्यूटिव तो टेक्निकल टर्म है, आम भाषा में उसको वही कहेंगे, पीएम और मिनिस्टर, ठीक है। पीएम तो पोस्ट है, लेकिन टाइप तो एग्जीक्यूटिव ही है। तो यानी यस मैम। पीएम मोदी जी एज एन एमपी लॉ मेकर भी है, वो लॉ भी बनाते हैं, क्योंकि उसमें वो वोट करते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए नहीं। और एज एन एग्जीक्यूटिव वो पीएम का रोल निभाते हैं, यानी कंट्री को चलाते हैं, करेक्ट। यही रीजन है कि लोकसभा में उनको ताली पीटते देखोगे, हर एक बात पे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। किस किसने देखा है? कभी दिखाते हैं न्यूज चैनल पे, दिखाते देखा है हैं कभी ऐसे ऐसे कभी। करते हुए। क्यों? क्योंकि वो एमपी वाली सीट पे बैठते हैं। वरना अगर वो केवल प्राइम मिनिस्टर होते तो जरूरत ही क्या थी पार्लियामेंट जाने की, है क्या नहीं? प्राइम मिनिस्टर तो पीएमओ में बैठेगा ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। पार्लियामेंट में क्या करने जाएगा? पार्लियामेंट तो लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट में क्यों बैठे थे? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, समझ गए? यस राहुल मैम। गांधी जी ऑपोजिशन के साथ और क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तभी वो भी जाते हैं पार्लियामेंट में स्पीच देने। तो जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं वो दो काम कर रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। एक एक काम सबके पास एक्स्ट्रा होता है, समझ गए? तो जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो उनकी पार्टी का हेड बनेगा पीएम, और जो गवर्नमेंट में नहीं आ सके, इलेक्शन हार गए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ बनेंगे ऑपोजिशन, समझ गए? यस मैम। क्लियर है? तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये टर्म आपके इसमें इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए हम अभी से पढ़ेंगे नहीं। हम सीधे पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बताओ, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री में कि नहीं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है कि नहीं? यस मैम। तब भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, क्यों भाई? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है? बताओ। मैम अगर उसके लिए होगा तो फिर वो सब अपनी आप से ही करना लग जाएगा। वेरी गुड आंसर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली अगर हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन कर देंगे तो पीएम को पूरी पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इलेक्ट होके पीएम गया है। उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सपोर्ट की। उसको क्या जरूरत है अपनी हर एक बार 275 लोगों से मनवाने की? मेजोरिटी का लीडर पीएम ही तो बनता है। यानी यस पीएम पीएम तभी तक रह सकता है जब तक कि लोकसभा में मैक्सिमम नंबर उसे सपोर्ट करते हो। जिस दिन मैक्सिमम नंबर उसे सपोर्ट नहीं करेगा उस दिन उसे रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि पीएम के पास ये बाउंडेशन है कि वो लोकसभा में बैठे 300 लोगों की मर्जी से चले, जितने भी लोग उसकी पार्टी के हैं या जितने भी लोग उसे सपोर्ट करते हैं उनकी मर्जी से उसे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेगा यानी सारा डिसीजन वो अकेले एक डिक्टेटर की तरह नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसकी पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन लगा देंगे तो उसके पास सारी पावर अपने आप ही आ जाएगी, जनता उसे चुन के पीएम बनाएगी। चुन के पीएम बनाना, किंग बनाना, बात एक ही हो गया। फिर तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सारा काम अपने मन से ही करेगा, समझ गए? और यही यस रीजन है कि हमारी कंट्री में केवल एमपी का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैक्सिमम लोग जिस इंसान को पसंद करते हैं वो बनता है पीएम, ठीक है। पीएम को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेजोरिटी लोग जिसे सपोर्ट करते हैं वो उसका दावेदार बन जाता है पीएम का मेंबर, मतलब पीएम की पोस्ट का। और प्राइम मिनिस्टर फॉर्मल बताया ना, साइन वाला सारा काम प्राइम मिनिस्टर का है। तो जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जैसे जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो उस पर किसका साइन होगा? पीएम के अपॉइंटमेंट लेटर पे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट।
क्योंकि कंट्री का सारे साइन वाला डॉक्यूमेंट तो प्रेसिडेंट के नाम से ही जाता है, क्लियर है ना? यस तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि किसी को भी बना दिया पीएम। प्रेसिडेंट को उसी को पीएम बनाना पड़ेगा जिसको लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पीएम बाउंड है। करेक्ट, पीएम बाउंड है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन से, मानना ही पड़ता है। यस मैम। ठीक है, ये देखो लिखा, लेकिन प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। समझ गए? तो प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। फिर क्या होता है? जब जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो फ्री होता है, फिर वो अपने किसी भी इंसान को मिनिस्टर बना सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 545 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन हुआ, 300 मेंबर जीत गए, किसके? बीजेपी के। तो ये बीजेपी जीत गई। यस 100 आए कांग्रेस के, 45, चलो आज आम आदमी पार्टी का भी दिन अच्छा कर दे, 45 आपके मेंबर पहुंच गए, और 100 मेंबर पहुंच गए किसी और ममता बनर्जी की पार्टी के, मान लो पहुंच गए। तो लोकसभा में इतने लोग अब बैठे हुए हैं ना, सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं, यानी ये वाली पार्टी जीती मानी गई। ये सारे एमपी जाएंगे ऑपोजिशन में, ठीक है? तो इनके पास दूसरा काम हो गया, लॉ बनाने के अलावा दूसरा काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, जो ये दिन भर करते हैं टीवी पर, है? तो ये 300 बच गए, ये चलाएंगे कंट्री भी चलाएंगे। तो इनका लीडर बनेगा पीएम। जैसे पीएम बनेगा तो क्या ये 300 के 300 मिनिस्टर बन जाएंगे? यस मैम। अरे बोलो, 300 नहीं बनते। नो मैम। मैक्सिमम लोकसभा का 15% मिनिस्टर हो सकता है। तो बताओ 545 का 15% कितना हुआ? हाय, 10% हुआ 54, इसमें 27 और जोड़ दो, इतना क्या कर रहे हो? क्या पढ़ते हो मैथ्स में? 15 कितना हुआ? 10%, और फिर 5, 10 का आधा, तो 50। अरे पॉइंट कर लेते होगे ना, ये तो कैलकुलेशन करनी आती कि नहीं आती? मैम आती। तो इतना देर क्यों लगाया? 54 और 27 नियरली नियरली कितने हो गए? 80, है ना? तो कभी भी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, यानी कि 545 मेंबर में 80 लोगों से ज्यादा मिनिस्टर्स की पोस्ट नहीं बांटी जा सकती, वरना सबको ही बना देंगे मिनिस्टर। तो अब बताओ ये 300 में से मैक्सिमम कितने लोग मिनिस्टर हो सकते हैं? मैम 80। 80। तो बचे हुए लोग बीजेपी के पार्टी के ही मेंबर रहेंगे, लेकिन वो एमएमपी की पोस्ट पर ही रहेंगे, वो मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर मैक्सिमम 80 ही हो सकते हैं, 15% मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है? तो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या करेगा? उसको फ्रीडम मिल जाती है कि वो किसी भी इंसान को अपना मिनिस्टर बना सकता है। तो 300 में से 80 लोग जो लगते होंगे मोदी जी को कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, तो 300 में से उन 80 लोगों को ये मिनिस्टर बना देंगे। उन 80 लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही क्लोज होंगे, वो बनेंगे कैबिनेट। समझ गए? तो कैबिनेट में यस मैक्सिमम ऑलमोस्ट 25 मिनिस्टर्स ही होते हैं, यानी पीएम के 25 लोग कैबिनेट में जाएंगे। यानी जितने भी पीएम के एकदम क्लोज्ड डोर वाली मीटिंग्स होती है ना, उसमें कैबिनेट वाले ही बैठते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है उसको हाई रैंकिंग मिनिस्टर माना जाता है, समझ गए? वो बड़े दर्जे का मिनिस्टर है। तो पीएम और पीएम की कैबिनेट में टोटल 24-25 लोग होते हैं बस, और बाकी जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, और जो और बच गए वो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो विनिंग पार्टी के हैं, ठीक है? तो उनकी चलती है, और बाकी जाते हैं ऑपोजिशन में। यानी जो 220 एमपी बच गए हैं, उनका उनका जो रोल है वो उतना ही है जितना ऑपोजिशन वाले जो बच गए हैं 275 उनका है, समझ गए? 245 उनका है। फर्क इतना है कि ये जो 220 एमपी है ये सपोर्ट है, तो जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई लॉ लाएगा तो उसको पता है ये 220 जने हाथ खड़ा करेंगे, समझ गए? यस मैम। क्योंकि ये बीजेपी से जीत के गए हैं, या फिर ये बीजेपी को पसंद करते हैं, या बीजेपी के ये अलायंस पार्टनर है। तो ये बीजेपी के पार्टनर है, तो इन्हीं 220 और बचे हुए कैबिनेट वाले सारे मिलके 300 है। पूरा समझ आ गया? यस मैम। तो जो बचे हुए, यानी कि पीएम के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? इनको स्मॉलर मिनिस्टर बोलते हैं।
और तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो कि असिस्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, ठीक है। ये 3 नाम बस याद रखने हैं कि इतने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, समझ गए। यस मैम। सिंस सारे मिनिस्टर्स को इकट्ठा 80 मिनिस्टर्स का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो जनरली जो डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट में लिए जाते हैं, यानी जो स्मॉल वाली होती है, जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं 25, जैसे जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट वाले, समझ गए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर के मेन मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी क्लोज डोर मीटिंग होती है और मैक्सिमम डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब और सुनो आगे, कोई भी मिनिस्टर जो बना है पार्टी से, मान लो मोदी जी है, अब मोदी जी बन गए पीएम और सबसे पहले उन्होंने अमित शाह को बनाया होम मिनिस्टर, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट को, यानी नो मिनिस्टर, यानी गवर्नमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो फेथफुल होती है पीएम को, समझ गए, क्योंकि पीएम जो है वो प्रधानमंत्री यानी मिनिस्टर्स का हेड है, तो एक तरह से जैसे क्लास मॉनिटर होता है वैसी है ये। तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये, सारे मिनिस्टर्स का ये हेड है, तो नो मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, समझ गए, किसी और मिनिस्ट्री को भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये सारे इकट्ठे एक ही पार्टी का पार्ट है, तो ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एवरी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटेरियत होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी मिनिस्टर को जो असिस्ट करते हैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी टाइप से मान लो, तो वो क्या हो गए, वो सारे आईएएस होते हैं, मिनिस्टर उनको सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। तो मिनिस्टर सारी इंफॉर्मेशन मतलब सिविल सर्वेंट सारी इंफॉर्मेशन देते हैं मिनिस्टर्स को कि किस एरिया में क्या होना चाहिए, और उसी बेसिस पे मिनिस्टर अपने एरिया में अपने उसमें काम करता है, समझ गए। यस मैम। अब पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होती है, जरूरत है बताने की? नो मैम। पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, सारी कैबिनेट मीटिंग में वो चेयरपर्सन होता है, यानी वो सारी कैबिनेट मीटिंग को समझ रहे हो, उनको होल्ड करता है, सब पे बैठता है वो, उसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लड़ाई या झगड़ा चल रही है मिनिस्टर्स के बीच में, एक मिनिस्ट्री के लोग दूसरी मिनिस्ट्री से लड़ रहे हैं, तो जो डिसीजन होगा वो किसका फाइनल होगा, पीएम। पीएम का, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो उसकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, यानी जो पीएम ऑल पावरफुल होता है, मिनिस्टर्स उसके नीचे होते हैं। उसके पास एक और पावर है, किसी भी टाइम किसी भी मिनिस्टर को वो डिसमिस कर सकता है, यानी आज तुम मिनिस्टर हो, कल मोदी जी का मन नहीं हुआ, सुबह उठे मिनिस्टर नहीं रहोगे, तो पीएम के पास पावर होती है कि वो किसी को भी हटा सकता है। जब प्राइम और एक और एब्सोल्यूट पावर है, अगर कभी गुस्से में प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर दे तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री की रिजिग्नेशन अपने आप मान ली जाती है, समझ गए। यस मैम। यानी कल सुबह उठ के मोदी का मन हुआ कि मुझे संन्यास लेना है, वो अकेले नहीं लेंगे, उनके एक संन्यास से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी, समझ गए। फिर नए पीएम बनेंगे और वो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि पीएम ने खुद चूज किया होता है अपने मिनिस्टर्स को, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि पीएम के ही ये सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि पीएम ने इनको बिठाया है। अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो ये खुद भी चले जाते हैं। एक और पावर है, अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर को बोले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, अगर उसके पास इनफ एमपीज का सपोर्ट है, क्योंकि 220 तो अभी भी बच गए ना जिन्हें कोई मिनिस्टर नहीं बना, और उसको अपने मिनिस्टर से कोई प्रॉब्लम है, तो पीएम अगर मेजोरिटी लोग अभी भी पीएम को पसंद करते हैं, तो पीएम चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व भी कर सकता है, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बना सकता है, समझ गए। बस यस उसको मैम। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी मैक्सिमम लोग उसको सपोर्ट करते होने चाहिए। यस मैम। और क्या है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा है इतना पावर के मामले में ना। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट को कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट को भी इन अ वे कंट्रोल करता है पार्टी के थ्रू ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली तो पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं, वो सारे लॉ मेकिंग बॉडी है, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो प्राइम मिनिस्टर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन अ वे पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर की चल रही है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो आई थिंक ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अच्छा ये बताओ कि एक प्राइम मिनिस्टर है जो मेजोरिटी से आया और एक कोलिजन से, उसमें क्या फर्क है, तुझे पता है?
हम क्या एक बार आपस रिपीट कर सकते हैं? कोलिजन का क्या मतलब है पता है किसी को? मैम मैम जब जब बहुत सारी पार्टी एक गठबंधन साइड एक से साथ सरकार मिलके बनती है। बनाती है। तो अगर बहुत सारी पार्टी एक साथ मिलके आएगी तो इससे प्राइम मिनिस्टर को क्या खतरा है? मैम कि अगर कोई पार्टी से सपोर्ट नहीं करेगी तो डिसॉल्व भी हो सकती है। करेक्ट। तो मान लो कि मोदी जी सुपर मेजोरिटी से ना आते, बीजेपी की 100 आई होती सीट, अकाली दल की 100 आई होती, और कोई तीसरी पार्टी है, ठीक है, खुदू पार्टी। खुदू पार्टी के 50 लोग हैं। अब ये खुदू पार्टी क्या है? इस खुदू पार्टी के लोग बेवकूफ हैं, इनको केवल मिनिस्टर बनने से मतलब है। तो ये मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, हमें मिनिस्टर बनाओ वरना हम क्या करेंगे, अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, है ना। 25 मान लो इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, इनको अक्लमंद बोलो। तो ये अक्लमंद लोग हैं और ये 50 अक्लबंद लोग हैं, इनका बंद है अकल। अब क्या होगा? मोदी जी के पास ऑलरेडी 225 लोग हैं, लेकिन 225 मेजोरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 225 का डबल होता है 450। नहीं, 225 में भी आ जाएगी। ये 25 को हटाओ, अक्लमंद की जरूरत भी हमको नहीं है। मोदी जी के पास मान लो 200 लोग हैं। नहीं नहीं, सही तो बोल रही थी, लोकसभा में 545 होते हैं ना। हाँ, तो मोदी जी के पास में मैं 445 से लगा दिया, तो ये अकलमंद और सब मिला के मोदी जी के बन गए 100 इनके अपने पार्टी के, 100 दूसरी पार्टी जिसके साथ इन्होंने अपना गठबंधन किया है, और तीसरे 25 अकलमंद लोग हैं और 50 अकलमंद लोग हैं। इन सब ने मिलकर के डिसीजन लिया कि मोदी जी पीएम बनेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? मोदी जी के पास 225 लोग हैं जो उनको पता है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 50 अकलबंद लोग हैं जो सपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस है। बोलेंगे 50 के 50 हम मिनिस्टर बनेंगे, और मैक्सिमम 80 ही मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये 50 लोग होके भी 50 मिनिस्ट्री ले गए, है ना, और 30 ही लोग बचे। तो मोदी जी का दिमाग खराब हो गया कि अगर मैं इन सारे अक्लबंद लोगों को, खुदू लोगों को बना दूंगा मिनिस्टर, तो कंट्री तो वैसे ही डूब जाएगी। अब मोदी जी फंस गए हैं। अगर इन्हें मिनिस्टर्स नहीं बनाते तो क्या होगा? मैम ये ये उसको लोग ना अपना सपोर्ट वापस प्राइम ले मिनिस्टर वापस ले के लिए लेंगे। नहीं करते। ये सपोर्ट वापस ले लेंगे तो क्या मोदी जी पीएम बन पाएंगे? नो मैम। नहीं, नो क्योंकि मैम। मोदी का सपोर्ट चला जाएगा। तो ये 50 लोग क्वांटिटी में कितने कम है? देखो 225 के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने गेम कर दिया, क्योंकि ये मूर्ख हैं और ये क्वांटिटी में कम है, और इसी वजह से पूरी प्रॉब्लम हो गई। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? उसमें कोई भी डिसीजन इंसान डर डर के लेता है कि दूसरी पार्टी को डिसीजन पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि सेम सेम पार्टी में तो कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि वो सेम ही पार्टी के मेंबर है, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। दूसरा विप होती है, इंसान को अपने पार्टी की बात माननी है, ऐसा पार्लियामेंट में होता है कि कोई इंसान अपनी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन जो बाकी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इनको बस ज्वाइन किया है, इनको पीएम बनाने के लिए हाँ तो करी है, लेकिन वो इनकी पार्टी के नहीं है, तो वो कभी भी अपना सपोर्ट वापस लेंगे तो पीएम जी की गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। इसीलिए ही हैज टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग द अलायंस। तो क्या करना क्या करना पड़ेगा? कोलिजन पार्टनर की सारी मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो हालत हो जाएगी। सारी बात माननी पड़ेगी अगर पीएम बनना है तो, है ना। 50 मिनिस्टर मांगेंगे, 50 देने पड़ेंगे। और कल को इनका दिमाग खराब हो गया, ये कहेंगे हम 50 है लेकिन हमको हमको पूरी 80 मिनिस्ट्री चाहिए, हम में से एक दो लोगों को दो दो मिनिस्ट्री दे दो, फिर क्या होगा? तो ऐसी चीजों में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, है ना, फिर क्या होगा? गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो कोलिजन गवर्नमेंट में एक खतरा यही होता है कि अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी से नहीं आई है तो कोलिजन गवर्नमेंट जो भी रिस्की होती है कभी भी टूट सकती है ना, क्योंकि वो एक पार्टी के लोग नहीं है, ठीक है। यस अगला है प्रेसिडेंट और जुडिशरी। आज मेरा गला बैठ गया लेते लेते 4 बजे से क्लास, 2 है 5 मिनट में हो जाएंगे पूरे, तो कल करते हैं, ठीक है। तो कल ये चैप्टर खत्म करके अगला कल शुरू कर देंगे, जितना हो पाएगा कल कल कर लेंगे। ओके ओके। मैम। कल तुम्हारी क्लास 6:30 से रख दूं? मैम यस 6:30 मैम। से 7:30। 6:30 से 8। ओके मैम। यस मैम। अगर कल खत्म यस मैम। करना है तो करना ही पड़ेगा ना।